अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने बताया था कि इस वीडियो में दो टॉपिक हैं, एक तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। तो जब भी मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तब जो सीरीज मिलती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द metals in their increasing or decreasing order of standard electrode potential is known as electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें Li प्लस K प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस Cr3 प्लस Fe2 प्लस Cd2 प्लस Ni2 प्लस Sn2 प्लस Pb2 प्लस H प्लस। ये जितने भी मेटल्स हमने लिखे इन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस माइनस 0.0 वोल्ट होता है और इसके बाद जो मेटल्स आएंगी उनका पॉजिटिव होता है। ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तो नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे उनकी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके बाद जो मेटल्स आती हैं उसमें Sb3 प्लस Sn4 प्लस Bi3 प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस या इसी को Cu2 प्लस प्लस करके लिख दिया जाता है 2 प्लस। इसे क्यूप्रस आयन कहते हैं, इसे क्यूप्रिक बोला जाता है और इसे क्यूप्रस बोला जाता है। ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। I2 Fe3 प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस Br2 Pt2 प्लस O2 Cl2 Au3 प्लस Cu3 प्लस F2। तो जब मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस तरीके से सीरीज मिलती है। इस सीरीज को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। लिखकर 12 सरदारों का नाटक
मंगाया अलमारी से मंजन। करके फेंक दिया। निकला सन पूरब है। सभी सुनो बिल्ली क्यूटी क्यों आई बिल्ली क्यूटी क्यों आई फिर आज हंगरी बाड़ा में। पिटी ओनली कमल और कोमल की फंटी से। ये इसको याद करने की ट्रिक है, लेकिन इसको याद करेंगे साथ साथ इसको भी याद करेंगे, और कैटायंस जो लिखे हुए हैं उन पर चार्ज कितना ये भी देखेंगे। तो लिख कर 12 सरदारों का नाटक, मंगाया अलमारी से मंजन। मंजन मंजन MN और ZN करके CR3+। फेंक दिया, फेंक दिया के लिए भी कलेक्टिवली याद करेंगे। निकला सन पूरब है, सभी सुनो बिल्ली क्यूटी क्यों आई फिर आज हंगरी बाड़ा में। पिटी ओनली कमल और कोमल की फंटी से। कमल और कोमल की फंटी से। तो ये तो इसको याद करने का तरीका रहा। तो मैंने बताया कि जब भी मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तब जो सीरीज मिलती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, कई बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज लिखना कुछ और है, हो जाएगा कुछ और।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मेटल्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं और उनकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज भी करती है। तो जो ऊपर मेटल हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ करके उसका रिडक्शन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने लगता है, और वो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो दूसरे सब्सटेंस का उतनी ही आसानी से रिडक्शन कर देगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे के साथ अटैच होगा जाकर के, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो मेटल है उसकी रिड्यूसिंग पावर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो नीचे मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब रिड्यूस हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल से मिलेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। कुल मिलाकर के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं, वो ECS में ऊपर की तरफ है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो हाइड्रोजन के नीचे। हाइड्रोजन के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज following metals in increasing order of their reducing power। मेटल है Zn, Fe, Li, N। तो हमें इनको रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होने के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे हमने बताया अभी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मेटल्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। और जब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब यह कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो जो भी उसके कांटेक्ट में सब्सटेंस होगा उसका रिडक्शन कर देगा। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। जो मेटल ऊपर है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कम होती जाएगी।
तो हमें इसमें से ये देखना है किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है और किसकी कम है। जो मेटल ऊपर होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, जो मेटल नीचे होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी। सबसे ज़्यादा तो Li की है, उससे कम Na की, उससे भी कम होगी Zn की और सबसे कम होगी Fe की। तो ये हो गया रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। ये तो रहा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, नीचे की तरफ हाइड्रोजन से नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और वो है एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो ऊपर की तरफ एक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होती है और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे एक्टिविटी डिक्रीज होगी। कुल मिलाकर के जो मेटल ऊपर सिचुएटेड होगी वो ज़्यादा एक्टिव होगी और जो नीचे होगी वो कम एक्टिव होगी। तो मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल which among following reactions are possible? Cu plus ZnSO4 Zn plus CuSO4। सेकेंड रिएक्शन is Zn plus CuSO4 Cu plus ZnSO4। थर्ड रिएक्शन is 2AgNO3 plus Zn 2Ag plus ZnNO3 whole twice। फोर्थ रिएक्शन इज ZnNO3 whole twice plus 2Ag Zn plus 2AgNO3। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं। मैंने बताया जो ECS में जो मेटल ऊपर होगी वो मोर रिएक्टिव होगी ड्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो नीचे होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। तो हमें इसमें से ये देखना है कि जो ऊपर मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देती है। तो इन दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा एक्टिव है। तो Cu है, Cu यहाँ है और Zn ये रहा। इसका मतलब हुआ Zn मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। तो जब Zn मोर रिएक्टिव होगा तो Cu उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 चेंजेस इनटू Cu प्लस ZnSO4। मैंने बताया कि Zn मोर रिएक्टिव है क्योंकि वो ऊपर है और Cu लेस रिएक्टिव है क्योंकि वो नीचे है। तो जो ऊपर है वो
मोर रिएक्टिव होता है, Zn मोर रिएक्टिव होगा तो CuSO4 से ये Cu को रिप्लेस कर देगा और ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इक्वेशन दिया गया उसमें AgNO3 का रिएक्शन है Zn के साथ। Ag नीचे है और Zn ऊपर है। Zn मोर रिएक्टिव होगा, Ag लेस रिएक्टिव होगा। Zn मोर रिएक्टिव है, Ag लेस रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और Zn मोर रिएक्टिव है, Ag लेस रिएक्टिव है तो Ag रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये मोर रिएक्टिव है, ये अटैच बना रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम आयरन नेल्स को CuSO4 सॉल्यूशन में डुबोएं, Fe प्लस CuSO4, तो Fe ECS में ऊपर है और Cu नीचे है। Fe मोर रिएक्टिव होगा, Cu लेस रिएक्टिव होगा, तो Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस करके FeSO4 बनाएगा और Cu प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो जब हम नेल्स को डालते हैं, आयरन नेल्स को, तो उनके ऊपर Cu इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो ग्रीनिश कलर की हो जाती है। तो ये तो रहा कि अगर हम आयरन नेल्स को यानी कि लोहे की कीलों को जब CuSO4 के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उनके ऊपर ग्रीन कलर्ड मटेरियल की कोटिंग हो जाती। क्यों हो जाती? तो उसका कारण ये है कि उनके ऊपर Cu जो है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। Fe मोर रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव, तो ये Fe इसको रिप्लेस कर देता है, Cu को रिप्लेस कर देता है, और इस तरीके से Cu जो जब रिप्लेस हो जाएगा तो वो Cu चारों ओर प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और जो कलर होता है वो ग्रीनिश हो जाता है। ये तो रहा एक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और वो है एक्टिविटी ऑफ हैलोजन। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और वो है एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की एक्टिविटी नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है क्योंकि इनमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है। रिड्यूस होने की मतलब इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसके ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे पहले आता है आयोडीन। आयोडीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से ज़्यादा होगी क्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा होती फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्लोरीन होगी और सबसे कम एक्टिव होगी आयोडीन। अब अगर हम देखें कि इनकी एक्टिविटी किस तरीके से होती है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच अमंग फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। फर्स्ट इज KCl plus Br2 changes into 2kBr plus Cl2. Second is 2kBr plus Cl2, 2kCl plus Br2. Third is 2Ki plus Br2, 2kBr plus I2, 2kBr plus I2
2Ki + Br2। तो इसमें से अगर हमसे ये पूछा जाता कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो हमें ऑर्डर पता है। आयोडीन से ज़्यादा एक्टिव होगी ब्रोमीन, उससे ज़्यादा होगी क्लोरीन, और उससे ज़्यादा होगी फ्लोरीन। तो अगर हम इन रिएक्शंस को देखें तो ब्रोमीन क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ये हुआ ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब इसको देखते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और पोटेशियम ब्रोमाइड और I2 बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना है। तो ब्रोमीन मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू आयोडीन, तो ब्रोमीन रिप्लेस कर देगी आयोडीन को उसके सॉल्ट से, तो ब्रोमीन जब रिप्लेस करेगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू द ब्रोमीन, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से ये तो रहा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस या एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं, और वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, और वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी हाइड्रेसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालती हैं। मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन displaces hydrogen from hydracids। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी हाइड्रेसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालती। सेकेंड पॉइंट, मेटल्स अबव Mg displaces hydrogen from cold water। जो Mg तक जितनी भी मेटल्स हैं, सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। मेटल्स प्लेस्ड फ्रॉम Mg to Cr displaces hydrogen from hot water। ये सभी गर्म पानी के साथ, यानी कि Mn, Mg है, Al है, Mn है, Zn है, Cr है, ये इतनी मेटल्स गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। Fe डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम। Fe जो है, आयरन जो है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। तो ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। मैंने इसमें ही बताया कि जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी हाइड्रेसिड से हाइड्रोजन इवॉल्व करती हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जितनी भी मेटल्स Mg से अबव सिचुएटेड हैं वो सभी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालती हैं।
जितनी भी मेटल्स Mg से Cr के तक हैं वो सभी हॉट वाटर के साथ हाइड्रोजन निकालती हैं। जितनी, इसके बाद मैंने बताया कि जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालता है। तो ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और वो है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे और वो है फिजिबिलिटी ऑफ redox reaction। फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन टू हाफ रिएक्शन से मिलकर के बनती है, जिनमें एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है और जो दूसरी होती है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाती है। तो हमें ये देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन कब पॉसिबल होगी और कब पॉसिबल नहीं होगी। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन तब पॉसिबल होती है जब उस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा, एक्चुअली एक टर्म होता है फ्री एनर्जी चेंज। तो जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप चलती है, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ रिएक्शन। माइनस एन एफ मतलब एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडॉक्स रिएक्शन, एफ फैराडेज कांस्टेंट है और ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट रिएक्शन होगा। इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो रिएक्शन अपने आप चलती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है, फिजिबल तब होती है जब उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव हो। और चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर देखें तो माइनस एन एफ ई नॉट होता है। ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तभी ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इच फॉलोइंग redox reaction possible? Ni plus 2H plus changes into Ni2 plus H2 given E naught Ni2 plus upon Ni is equal to minus 0.25 volt and that of standard electrode potential of H plus half H2 is equal to 0.0 volt। तो हमें इस रिएक्शन के लिए ये देखना होगा कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल होगा और अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो स्पीशीज इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा और किसका रिडक्शन हो रहा। यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है
हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी और इसकी 0 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज एट एटम, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं रिडक्शन। अब अगर हम ई नॉट ऑफ रिएक्शन देखें, रिडॉक्स रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है। यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन का हो रहा है, मीन टू से दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ H प्लस अपॉन हाफ H2 माइनस ई नॉट ऑफ Ni2 प्लस अपॉन Ni। इसकी वैल्यू 0.0 है, इसकी माइनस 0.25 वोल्ट है, तो ओवरऑल आ गया प्लस 0.25 वोल्ट। और ई नॉट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पॉजिटिव है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, हैंस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आएगी तो उसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा और वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं और वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे और वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। वो मेटल्स जो Ag के नीचे होती हैं, सिल्वर के नीचे होती हैं, उनके लिए ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.79 वोल्ट होती है। और ये जो मेटल्स होंगी जिनके लिए ई नॉट की वैल्यू 0.79 से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, उन सभी मेटल्स के ऑक्साइड गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन और मेटल में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे HgO को अगर हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर मरकरी और ऑक्सीजन देता है। तो जितनी भी मेटल्स बिलो सिल्वर हैं, सिल्वर के नीचे जितनी भी मेटल्स हैं, उन सभी के ऑक्साइड गर्म किए जाने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होकर के मेटल और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये तो रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है डैनियल सेल। डैनियल सेल में एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए 1.0 m ZnSO4 सोल्यूशन को एक कंटेनर में लेते हैं और उसी में जिंक रॉड को डिप कर देते हैं। बीकर में लिया 1.0 m ZnSO4 सोल्यूशन और उसी में रॉड को डिप कर दिया। दूसरा एक बीकर लिया, उसमें 1.0 m CuSO4 सोल्यूशन लिया और उसी में कॉपर रॉड को डिप कर दिया।
दोनों रॉड्स को कनेक्टिंग वायर और की सहायता से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज पोरस पॉट होता है, जैसा मैंने बताया। पोरस पॉट जो होगा उसमें कोई इनर्ट सॉल्ट भरा हुआ होता है। अगर सॉल्यूशन में जेली टाइप सब्सटेंस होता है जिसे सॉल्डिफाई कर दिया जाता है, उसी में कोई इनर्ट सॉल्ट भरा होता है, जैसे KCl है, NH4NO3 है। सॉल्ट ब्रिज जब करंट पास हो रही होगी उस समय दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिक्विड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। जो जिंक रॉड है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और Zn+ आयन इस सॉल्यूशन में आते हैं। Zn2+ आयंस रॉड से सॉल्यूशन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही रहते हैं। जो कॉपर रॉड होती है, यानी कि जो ये कंपार्टमेंट है, कॉपर रॉड पर सॉल्यूशन से Cu2+ आयंस कॉपर रॉड पर आएंगे और जो यहां से ये इलेक्ट्रॉन है इस सर्किट से होते हुए यहां पर पहुंचेंगे और इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। ये रॉड लगातार घुलती रहेगी क्योंकि Zn2+ आयंस सॉल्यूशन में आते रहेंगे और लगातार घुलने से ये रॉड पतली होती जाती है। इसमें कॉपर आयंस लगातार प्रेसिपिटेटेड होते रहते हैं जिससे ये रॉड मोटी हो जाती है। जब Zn+ आयन सॉल्यूशन में आते हैं तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सेल रिएक्शन है वो रुक जाएगा। इसलिए इस कंपार्टमेंट के या इस इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल करना होता है। उसके लिए मान लिया कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें K+ और Cl- है, तो जो Cl- होगा वो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहां पर भेज दिया जाता है, जिससे ये जो कंपार्टमेंट है, यानी कि जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, तो एनोड के सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिवली चार्ज आयन को सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन में भेज देता है। इसी तरीके से जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं और कैथोड कंपार्टमेंट में लगातार जब Cu2+ आयंस रॉड पर जाएंगे तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसे मेंटेन करने के लिए यहां से K+ आयन इस कंपार्टमेंट में आ जाएंगे और यहां पर जो सॉल्यूशन होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज की लगातार कमी हो रही होगी, उस कमी को K+ आयन पूरा करते हैं और इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोडों के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है, चार्ज डेवलप नहीं होने देता।
अब अगर इस सेल को रिप्रेजेंट करें तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन में बताया था, पहले डबल लाइन लिखते हैं, डबल लाइन के राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखते हैं। एनोड में जिंक रॉड कांटेक्ट में है Zn2+ आयंस के और इनका कंसंट्रेशन 1.0 m है मोलर। 1 मोलर सोल्यूशन है तो 1 मोलर सोल्यूशन में Zn कैटायंस का कंसंट्रेशन 1.0 मोल होगा। और जो कैथोड कंपार्टमेंट है, कैथोड है, इसमें कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन भी 1 मोल होगा और ये कांटेक्ट में है कॉपर रॉड के। इस तरीके से ये जो हमने लिखा है ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा। और अगर इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाला जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। जो कैथोड है उसको अगर हम रेडॉक्स कपल के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा Cu2+ अपॉन Cu। जब भी रेडॉक्स कपल को लिखा जाता है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म बाद में लिखा जाता है। माइनस E0 Zn2+ अपॉन Zn। और इस सेल को, जो ये सेल बनकर के तैयार हुआ, इस सेल का अगर हम वोल्टेज देखें वोल्ट मीटर की सहायता से तो वो 1.10 वोल्ट मिलता है। वास्तव में सेल वो डिवाइस होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर सकें। सेल के बनाने के लिए हम दो ऐसे इलेक्ट्रोड चूज करते हैं जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन हो और एक पर रिडक्शन हो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें जो मेटल ऊपर होती है वो एनोड बनती है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो मेटल नीचे होती है वो कैथोड बनती है और उस पर रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से हम सेल बनाते हैं। और हमारे कोर्स में डैनियल सेल है तो ये रहा डैनियल सेल के बारे में। इस तरीके से ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप सभी बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स तैयार करें और उन्हें बार बार रिवाइज करें।